संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्षी पार्टियों की एकता के सारे धागे एक झटके में ही खुल गए। असल में इस एकता के पीछे बड़ी वजह न तो अंबानी का मुद्दा था और न ही कोई दूसरा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही जांच एजेंसी की कार्रवाई थी और कांग्रेस ने सबको ये पुड़िया दे दी कि सब साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहीं से ईडी और सीबीआई पर लगाम लगवाएंगे। ईडी और सीबीआई से केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक, उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी यादव तक और हेमंत सोरेन से लेकर एमके स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हलकान थीं। इसी वजह से 14 विपक्षी पार्टियों का एक झंडा बन गया और अभिषेक मनु सिंघवी को वकील बनाकर सारी पार्टियां इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और अपने बचाव के रास्ते को तलाश करने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया और थककर विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेकर खिसक जाना पड़ा। विपक्षी पार्टियों के इस जख्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने नमक छिड़क दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की आलोचना की और इसे उनका गलत कदम करार दिया। वे बोले कि यह राजनीति करने का सही तरीका नहीं है, इसने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया है। वो कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके कदम का समर्थन किया। किसी को भी सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, लेकिन वह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर विपक्षियों ने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी के मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी मामले के तथ्यों से संबंध के बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा भांपकर राजनीतिक दलों की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने कहा कि आप कृपया तब हमारे पास आएं जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला या मामले हों। विपक्षी दलों के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ने का ये तरीका सही नहीं है। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। इससे बीजेपी को मौका मिल गया और वो कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके समर्थन में है। ओवैसी बोले कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है, लेकिन आपको ये फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी का नया ठिकाना 10 जनपद बनने वाला है। राहुल गांधी 10 जनपद में सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल के घर का सामान सोनिया के आवास 10 जनपद पर शिफ्ट होने लगा है, लेकिन राहुल गांधी के दफ्तर के लिए नए घर की तलाश तेजी से की जा रही है। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके मुताबिक उन्हें 23 अप्रैल तक बंगला खाली करना है। नोटिस के जवाब में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था और कहा था कि मैं इस घर में 2004 से रह रहा हूं, इसलिए इस घर से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपने जिस संदर्भ में मुझको ये पत्र भेजा है वह तय समय पर मैं कर दूंगा। राहुल के इस पत्र के बाद कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घर देने की पेशकश की थी। इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था। उन्होंने कहा कि राहुल जी चाहें तो अपनी मां के साथ यहां रह सकते हैं। अगर वह वहां सहज नहीं हैं तो वे मेरे घर में रह सकते हैं। मैं उनके लिए अपने घर में रहने की व्यवस्था करवा दूंगा। राहुल को सूरत की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाया था। जज ने उनको अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को ऊपर की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया गया, लेकिन उनके अपील दायर करने के पहले ही फैसला सुनाए जाने के 12 घंटे के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून का इस्तेमाल करते हुए उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के खास सत्येंद्र जैन के दिन फिरते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मतलब कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ में लंबा वक्त बिताएंगे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि उसे निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं दिखती है, लिहाजा जैन को राहत नहीं दी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 4 कंपनीज में जैन और उनके परिवारों के जुड़ाव को दिखाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो बाहर जाकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने मामले में अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उसे निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को पिछले साल 30 मई को मामले में गिरफ्तार किया था और अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग में कथित तौर पर शामिल 4 कंपनी से जुड़े होने का आरोप है। सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद रखने की जरूरत नहीं है। जैन ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता को प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी जान पड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का तमगा देते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने खुद जैन पर आरोपों से जुड़ी फाइल देखी थी और समझ गए थे कि मामला बिल्कुल निराधार है। सीएम ने खुद को भारतीय राजस्व सेवा रहने का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी नजर में जैन ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। हालांकि अदालतों में केजरीवाल के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया है। केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व संयोजक अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। अनिल एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। जनवरी में उन्होंने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करते हुए उन्होंने ट्वीट किए थे, जिसके बाद पार्टी में उनकी आलोचना शुरू हो गई। उन पर ट्वीट हटाने का दबाव डाला गया था। इससे नाराज होकर अनिल ने ट्वीट किया और कहा, मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने का असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था, वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। शशि थरूर के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुए अनिल ने ट्वीट किया और कहा कि प्रेम को बढ़ावा देने का समर्थन करने वालों द्वारा नफरत अपशब्दों की फेसबुक वॉल, इसी का नाम पाखंड है। जिंदगी चलती रहती है, नीचे त्याग पत्र का हिस्सा दे रहा हूँ। अनिल ने अपने त्याग पत्र का एक हिस्सा पोस्ट किया। इसमें लिखा कि कल से हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर मेरा मानना है कि मेरे लिए कांग्रेस में अपनी भूमिकाओं को छोड़ना उचित होगा। उन्होंने त्यागपत्र में लिखा कि उनकी अपनी अनूठी क्षमताएं हैं जो उन्हें कई तरीकों से पार्टी में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाती हैं। अनिल ने कहा, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप, आपके सहयोगी और आपके नजदीकी लोग केवल चापलूसों और चमचों के उस झुंड के साथ काम करने के इच्छुक हैं जो बिना सवाल किए आपके इशारे पर काम करें। उन्होंने कहा, यह योग्यता का एकमात्र मापदंड बन गया है। दुख की बात है, हमारे बीच कुछ खास साझा आधार नहीं है। मैं इस नकारात्मकता से दूर रहने और उन विनाशकारी आख्यानों में शामिल हुए बिना अपने अन्य पेशेवर प्रयासों को जारी रखना पसंद करूंगा, जिसमें से कई भारत के मूल हितों के खिलाफ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये समय के साथ इतिहास के कूड़ेदान में जाकर समाप्त हो जाएंगे। दरअसल गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर अनिल एंटनी ने ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि ये वही लोग हैं जो उन मुख्य लोगों के पीछे थे जो इराक युद्ध के मास्टरमाइंड हैं। यहाँ गलत फैसलों के कारण हजारों लोग मारे गए। जब ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और यहाँ आ रहा है तो देश का कोई भी संबंधित नागरिक कहेगा कि आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया तो वे हाईकोर्ट जा पहुंचे, लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही करार देते हुए जैन को जमानत नहीं दी। निचली अदालत ने जैन को इसलिए जमानत नहीं दी थी कि वे बाहर निकलकर गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
मनीष सिसोदिया को भी इन्हीं सब कारणों से जमानत नहीं मिली थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को स्वीकार कर सीबीआई से जवाब तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी। दरअसल 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के पीछे मनीष सिसोदिया लगते हैं और इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की थी। सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई के कहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और तब तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। इससे पहले दिल्ली लिकर स्कैम केस में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था उसमें भी अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 5 अप्रैल 2023 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता। मनीष सिसोदिया का भी यही तर्क है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैंने सत्येंद्र जैन की फाइल देखी है, उसमें कोई मामला है ही नहीं। मनीष सिसोदिया को तो वे बहुत पहले ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। अब ईडी ने शराब घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जैसे ही दाखिल की, अरविंद केजरीवाल उछल कर कहने लगे कि इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, उनके खिलाफ कोई मामला है ही नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बताया वह आधा सच है। ये हकीकत है कि तीसरी चार्जशीट में ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया, लेकिन चार्जशीट में नो क्लीन चिट लिखा है। साथ ही ये भी बताया गया कि चौथी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों का नाम शामिल किया जाएगा। संभावना ऐसी भी है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर होने वाली अगली चार्जशीट के पहले ईडी द्वारा कुछ बड़े राजनेता और शराब कारोबार से जुड़े कारोबारियों से पूछताछ होने वाली है। तफ्तीश जारी है, इसलिए फिलहाल उनके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में ईडी के वकील ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि कुछ सबूत सामने आए हैं और उस पर काम जारी है। हवाला मामले के कुछ लिंक भी मिले हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी ने ये दलील उनकी जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए समय मांगते हुए दी थी, लेकिन केजरीवाल ने इन तथ्यों को छिपाकर ये कहना शुरू कर दिया कि तीसरी चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को एफआईआर में आरोपी नंबर 1 यानी मुख्य आरोपी बनाया था। उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि पिछले 2 महीनों के दौरान करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ के दौरान काफी महत्वपूर्ण इनपुट्स और बयानों को दर्ज किया गया है। आने वाले कुछ वक्त के दौरान कुछ राजनीतिक हस्तियों से भी इसी मामले में कनेक्शन की वजह से उन्हें पूछताछ करने के लिए समन भेजा जाएगा। आबकारी नीति मामले में घोटाले में ईडी ने अपनी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।